कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए क्विक प्रेप क्लासेस को और करें अपने 9 to 12 बोर्ड्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। So hi everyone, this is Shahrukh Saifi and welcome to the channel Quick Prep Classes। तो बच्चों आज से हमारी स्टार्ट हो रही है बोर्ड एग्जाम की जर्नी, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया था। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी सिस्टम। मेरी समझ में ये नहीं आया बच्चों कि सीबीएसई ने आपके साथ ऐसा क्यों किया कि उसने शीत युद्ध का दौर चैप्टर नंबर 1 को डिलीट करके चैप्टर नंबर 2 आपको पढ़ने के लिए दे दिया। ये वही बात होगी कि आपके पास गाड़ी तो है लेकिन पेट्रोल नहीं है, और ये वही बात होगी कि आप एक मूवी देखने जा रहे हो जिसमें आपको पहले से ही पता है कि उस पिक्चर का जो एंड है वो ये होने वाला है, तो बस आप अपने टाइम के लिए उस मूवी को देख रहे हो। तो ठीक उसी तरीके से दो ध्रुवीयता को अंत को समझने के लिए सबसे पहले आपको शीत युद्ध के बारे में जानना जरूरी था। खैर अब वो सीबीएसई का कोई अपना ही कोई लॉजिक होगा, जो उसने किया वो जैसा भी करता है ठीक ही करता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर, वो भी इसी वीडियो के अंदर, मैं आपको ब्रीफ इंट्रो के थ्रू चैप्टर नंबर 1 के बारे में भी बताऊंगा, ताकि हम कनेक्ट कर सके इन दोनों लेसनों को कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या था। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस चैप्टर को। तो बच्चों सबसे पहले एक टर्म्स यूज करते हैं हम, एक ध्रुवीयता, दो ध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता, यानी कि यूनिपोलर, बायपोलर और साथ ही मल्टीपोलर। इसका मतलब क्या होता है इस लेसन में? तो दो ध्रुवीय है। देखिए ये जो सारी चीजें ना आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा देखने को मिलेगी। एक ध्रुवीय में क्या होता है कि पूरे विश्व में जो शक्ति होती है ना वो केंद्रित होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है किसी एक कंट्री के पास। दो ध्रुव में क्या होता है कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पावर्स होती है, यानी कि जो शक्ति होती है ना, वो खास तौर पे दो देशों के बीच में अच्छे तरीके से डिवाइडेड होती है, यानी कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं पूरे विश्व भर को अपने शक्ति के माध्यम से। और बहुध्रुवीय यानी कि मल्टीपोलर में क्या होता है कि विश्व भर में जो शक्ति है ना बहुत सारे देशों के बीच में हमें देखने को मिलती है, जो कि आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम उन चीजों के बारे में भी कवर अप करेंगे। तो बात यहां पर यह आती है कि ये दो ध्रुवीयता का अंत क्यों हो रहा है, तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा और हम चलेंगे उस दौर में जब शुरुआत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की। हालांकि इस चैप्टर में आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक समझ के लिए, क्योंकि चैप्टर की अच्छी समझ होगी तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानना जरूरी है, जो कि हुआ था फैक्ट बेस के आधार पे 1914 से 18 के बीच में। और मुख्यतः तौर पे क्या हुआ था कि जब कभी हम एक मूवी देखते हैं ना तो उसमें लीड रोल का नाम हमें पता रहता है कि ये लीड रोल इसके अंदर हो रहा है। तो विश्व युद्ध जो था वो पूरे विश्व भर में हुआ था, इन्फ्लुएंस तो सभी हुए थे, लेकिन जो मेन रोल प्ले कर रहे थे ना वो आप कह सकते हो कि दो जो गुट थे, जो दो पावर्स थी वो अलग अलग डिवाइडेड हो गई थी। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मित्र देश के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय शक्तियों के बारे में। तो मित्र देश यानी कि जिसे हम अलाइड कंट्रीज के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और सबसे इंपॉर्टेंट यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। उसी तरह अगर हम सेंट्रल पावर्स के बारे में बात करें यानी केंद्रीय शक्तियों के बारे में, तो मेन रोल जो था वो था जर्मनी, इसके अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य को आज के समय टर्की के नाम से जानते हैं, और इसके साथ बुल्गारिया। तो ये जो था पूरा जो विश्व था ना एक अखाड़ा बन चुका था, और इन्हीं देशों के बीच में युद्ध हमें देखने को मिल रहा था। अगर हार जीत की बात करें तो ये जो केंद्रीय शक्तियां थी वो हार गई थी, लेकिन शुरुआत में जो डोमिनेंस था, जो प्रभुत्व था ना, वो जर्मनी ने कहीं ना कहीं फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के ऊपर कर रखा था। इसके अलावा जब अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं जर्मनी बैकफुट पे आ गया और वो उसकी हार का कारण भी बना था। तो ये तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में छोटी मोटी जानकारी, हालांकि अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक भी है, लेकिन इस लेसन में बच्चों आपकी जो शुरुआत होगी ना वो दो ध्रुवीय के बारे में जो आप पढ़ रहे हो ना, तो वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही आपको जानने को मिलेगा। तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? फैक्ट बेस पे 1939 से 45 के बीच में। ठीक है, चलो अब इसमें भी बिल्कुल सेम सिचुएशन हुई थी कि जो पूरा विश्व था ना वो दो गुटों में बढ़ गया था, और जो एक अखाड़ा था, जो एरिना था ना, वो यूरोप को माना गया था। तो इसमें भी जो दो गुट बने थे वो था एक मित्र राष्ट्र और दूसरा था ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र को बच्चों हम जानते हैं अलाइड कंट्रीज के नाम से, और ध्रुवीय राष्ट्र को हम जानते हैं एक्सिस कंट्री यानी कि एक्सिस पावर के नाम से। तो अगर हम देखें कि कौन कौन से देश मुख्यतः तौर पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मित्र राष्ट्र के अंदर फ्रांस,
ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ था, और इसके अलावा दूसरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, तो ये तो था हमारा मोटे तौर पे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। अगर हार जीत की बात करें तो ये जो ध्रुवीय राष्ट्र था ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था, यानी कि ये हार गया था, और जीता कौन था? मित्र राष्ट्र जीत गया था। तो होप्स हो कि आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के बारे में छोटी सी जानकारी तो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। चलिए बच्चों, अब हम अपने मेन टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं आपको ब्रीफ इंट्रो जरूर दूंगा। अगर आप इस लेसन के बारे में पढ़ रहे हो, दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में, तो कहीं ना कहीं बच्चों थोड़ा बहुत आपको शीत युद्ध के बारे में जानना जरूरी है। अब ये शीत युद्ध होता क्या है? देखो, नाम से पता चल रहा है शीत मतलब कोल्ड वार, यानी कि कोई फिजिकल वॉर यहाँ पे हो नहीं रहा। ठीक है, बस ये है कि बहस हो रही है एक तरीके से, और अपने आप को शो ऑफ किया जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या होती है, दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध का अंत आप जानते हो कि 1945 में हुआ था। मेन रीजन हम माने तो हम जापान को एक बार लेके चलते हैं, जब जापान के दो मुख्य शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा एटम बम छोड़ दिए गए थे, पूरा तहस नहस हो गया था। तो एक तरीके से गिव अप कर दिया था जापान ने, और यही अंत माना गया था दूसरे विश्व युद्ध का। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या कि इसके बाद आप कह सकते हो कि विश्व की राजनीति मंच पे दो महाशक्तियों का उदय हमें देखने को मिला। महाशक्तियां जिसे आप कह सकते हो कि सुपर पावर कंट्रीज। तो आप कह सकते हो कि जर्मनी और जापान की हार होती है, यूरोप और बाकी देश युद्ध की तबाही से मार झेल रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जब युद्ध हुआ तो सब चीजें अच्छी होगी, नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं संसाधन भी नुकसान में जाएंगे और लोगों की मृत्यु भी होगी। ठीक है, ये युद्ध की एक संज्ञा होती है। अमेरिका और सोवियत संघ एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आए, क्योंकि ये दोनों ना मित्र राष्ट्र का ही सदस्य थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी शक्तियों को ना काफी बढ़ाने चढ़ाने की कोशिश करी और पूरे विश्व भर को प्रभावित भी किया था। मेन कारण यह था कि जो फ्रांस और ब्रिटेन जो थे ना, वो फ्रंट फुट पे लड़ रहे थे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, तो इसलिए नुकसान में थोड़ा ज्यादा हुआ था। तो इसलिए वो अपने आप को थोड़ा रिकवर कर रहे थे। आज सत्ता के नए केंद्र के अंदर मार्शल योजना के बारे में पढ़ोगे, जिसमें अमेरिका खुद यूरोप जैसे देशों की मदद करता है और सोवियत संघ भी यूरोप जैसे देशों की मदद करता है। इसलिए यूरोप खुद दो हिस्सों में बढ़ जाता है, पूर्वी और पश्चिमी, यानी कि एक समाजवादी और दूसरा पूंजीवादी। वो तो आने वाले लेसन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाना, और यही कारण बन गया शीत युद्ध का। भाई वो बोलता है मैं बड़ा, वो बोलता है मैं बड़ा। मुख्यतः तौर पे अगर बात की जाए तो ये जो लड़ाई थी ना, सिर्फ एक विचारधारा को लेकर थी कि भैया विश्व में कौन सी विचारधारा को माना जाएगा, पूंजीवादी या फिर समाजवादी। तो इसी आनातानी में देखते 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 आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 दशक से ज्यादा का समय लग गया, ऑलमोस्ट 45 ईयर से प्लस। शीत युद्ध था क्या? देखिए, एक सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो शीत युद्ध का अर्थ है एक ऐसे वातावरण से, एक ऐसे एनवायरनमेंट से जहां युद्ध की स्थिति बनी हो, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो युद्ध हो ही नहीं रहा हो। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो युद्ध होते हैं ना, वो कोई फिजिकल वॉर नहीं है, बस एक शो ऑफ तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पे शस्त्र जो है, जो वेपन्स है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लेकिन वर्चस्व मतलब होता है अपनी पावर को शो ऑफ करना, उसे बढ़ाने के कॉन्टिन्यूस प्रयास किए जा रहे हैं। शीत युद्ध जहां पे गोली बम बारूद ना होकर खास तौर पे न्यूज़पेपर हो गया, समाचार हो गया, टेलीविजन हो गया, मैगजीन हो गया, इनके द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन करके ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है, इसे हमने शीत युद्ध की संज्ञा दी थी, है ना। जहां पे तनाव की स्थिति तो नहीं होती, लेकिन वर्चस्व कायम करने के लिए देश अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो विश्व भर में यह घटना हुई थी दो देशों के बीच में, जो कि पहले से ही मित्र राष्ट्र के एक तरीके से सदस्य थे। तो शीत युद्ध कब और किन के बीच हुआ? तो ये 1939 से 45 जब दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो शीत युद्ध का आरंभ आप कह सकते हो। और ये दो देशों के बीच में लड़ा गया था, एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों विचारधारा को लेकर आपस में भिड़ गए थे। अमेरिका की विचारधारा थी कि भैया पूंजीवाद को आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि निजीकरण को ज्यादा बढ़ाना चाहिए। सोवियत संघ जो था वो बोलता था कि नहीं, समाजवाद को ज्यादा बढ़ाना चाहिए, हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसका समय ले लीजिएगा। और अंत की अगर बात करें तो 1991 में इसका अंत हो गया और विजेता अमेरिका रहा, यानी कि पूंजीवादी जो विचारधारा थी वो पूरे विश्व भर में हमें देखने को मिली। और यहीं से बच्चों आप जंप करते जो सेकंड लेसन पर, तब आपको यह जानने को मिलता है कि पूरे विश्व भर में तो एक ध्रुवीय विश्व ही रह गया, यानी कि दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया। तो ये जो दो ध्रुवीय विश्व का जो अंत है ना, वो इसी से रिलेटेड है कि जो सोवियत संघ है ना, उसका अब एंड हो चुका है विश्व भर में। अब एक ही यूनिपोलर रह चुका है, एक ही ध्रुवीय विश्व रह चुका है, जिसका नाम है अमेरिका। तो होप्स हो कि बच्चों अब तक आपने जितना भी पढ़ा, एक क्विक रिकैप में
अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम मेन बात करेंगे बच्चों इस लेसन के की पॉइंट्स के बारे में। तो शुरुआत हम करेंगे 1917 की रूसी क्रांति के साथ। जी हां बच्चों, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी और कहीं ना कहीं जो आप इस लेसन के बारे में पढ़ोगे तो उसकी शुरुआत बिल्कुल यहीं से हो जाएगी। जैसे देखिए रूसी क्रांति ये हुई क्या थी, इसका मेन रीजन क्या था? तो इसका भी मेन रीजन वही था बच्चों कि जो आपको एक तरीके से फ्रांसीसी क्रांति में देखने को मिला था। फ्रांसीसी क्रांति बच्चों 1789 में हुई थी, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जरूर। तो इसीलिए 1917 की जो रूसी क्रांति थी कहीं ना कहीं इसकी जो छवि थी वो उस क्रांति में देखने को मिलती थी। रीजन देखिए, पिछड़ी अर्थव्यवस्था हो या फिर किसान मजदूरों की दयनीय स्थिति हो या फिर निरंकुश या स्वेच्छाचारी शासन का अत्याचार हो, ये सभी इसके मेन पॉइंट थे। और इस तरह धीरे धीरे इसको एक तरीके से इसके खिलाफ जो चीजें हुई ना, तो वो ये हुई कि समाजवादी विचारधारा का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। अब इससे कुछ अन्य दल बने जैसे समाजवादी क्रांतिकारी दल और समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। तो एक जो दल था वो कृषियों के हित में लड़ा और जो दूसरा दल था वो मजदूरों के हित में, यानी एक यूनियन बनी। और आप कह सकते हो कि ये जो क्रांति हुई थी वो एक तरीके से पूंजीवादी विचारधारा के विरुद्ध हुई और समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। तो ये तो इनके मुख्य रूप थे, क्योंकि कितना ही इंसान अपने ऊपर जुल्म सहेगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दौर जरूर आएगा जब उसे उठना होगा, खड़े होना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, जो कि हमें इस क्रांति के अंदर देखने को मिला। शुरुआत होती है सोवियत संघ की स्थापना। तो आपके मन में शुरुआत में जब आप 12th क्लास में आए थे तो कहीं आपने सोचा था कि यार ये सोवियत संघ का मतलब है क्या? क्या ये देश है? क्या ये रिपब्लिक है? आखिरकार ये है तो है क्या? कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ये तो देश है, ये देशों का एक समूह है। आसान भाषा में आप समझिएगा, आपको यहीं से पता चल जाएगा। देखिए बच्चों, सोवियत संघ की जो स्थापना थी वो 1917 की रूसी क्रांति के साथ शुरू हुई थी, जिसमें रूसी साम्राज्य के जार को हम सम्राट के नाम से जानते हैं, उसे सत्ता से हटा दिया गया था। उसका पूरा नाम भी जान लीजिएगा जिसका नाम था निकोलस जार। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। तो वो क्या था, काफी ज्यादा निरंकुश था, यानी कि वो आम जनता की भलाई बिल्कुल नहीं चाहता था और जो उसके मन में आता था वैसा ही वो काम करता था। तो एक तरीके से इस क्रांति का जो मुख्य कारण था उसे जार को उसकी सत्ता से हटाना था और समाज के अंदर एकता और साथ ही जो भेदभाव है उसे मिटाने का काम जरूर करना था। तो ये सारी चीजें हुई भी थी। अब इन महाशय को देखिएगा जिनका नाम है व्लादिमीर लेनिन। इनका जो रोल था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और कहीं ना कहीं सोवियत संघ की देन भी इन्हीं के द्वारा दी जाती है। कार्ल मार्क्स का नाम कितने बच्चों ने सुना होगा, जो कभी भी पूंजीवाद के साथ नहीं थे, हमेशा उसके विरोध में थे, क्योंकि वो चाहते थे कि समाज में अमीरी और गरीबी का जो मुख्य कारण है वो यही है कि अमीरों के पास ज्यादा संसाधन है और गरीबों के पास संसाधन नहीं है, इसलिए अमीर जो है वो संसाधनों के बल पे गरीबों का हमेशा शोषण करते रहेंगे। इसलिए तो उन्होंने राज्यविहीन समाज की स्थापना करी थी कि जहां पे कोई राज्य हो ही ना, जहां पे संसाधनों पे हक किसी का हो ना, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हो। तो ये उन्हीं के ही एक तरीके से काफी प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 1917 की रूसी क्रांति का नायक भी इन्हें कहा जाता है और क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर में 1917 से 24 के बीच में ये सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक भी रहे थे। तो इस चीज का बच्चों आप ध्यान रखना। व्लादिमीर लेनिन और व्लादिमीर पुतिन दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। पुतिन तो आज के समय रशिया के हैं, लेकिन जब बात आती है व्लादिमीर लेनिन की तो ये उस समय के थे। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में ही बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर दिया, यानी कि जो जार था, निकोलस जार जो था, उसे सत्ता से हटा दिया। और बोल्शेविक पार्टी ने ही बच्चों, जिसके अंदर रूस, यूक्रेन और बेलारूस को, इन सभी देशों ने मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना का ऐलान भी किया था। मजेदार हिस्सा एक ये भी आप जोड़ सकते हो इसके अंदर कि यही 3 देशों ने सोवियत संघ की स्थापना का ऐलान किया और यही 3 देशों ने सोवियत संघ के अंत का भी घोषणा करी थी। वो आपको आगे चल के भी पता चलेगा। अभी तक आपको यह तो पता चल चुका होगा कि सोवियत संघ क्या था और इसकी स्थापना कब हुई। तो इसके बारे में थोड़ा और समझने के लिए बच्चों आपको ये चीजें और पढ़ लेनी है और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, सोवियत का मतलब होता है, एक रशिया वर्ड है जिसका अर्थ है परिषद। परिषद को हम काउंसिल कहते हैं, असेंबली कह सकते हो, सलाह देना, सद्भाव, ये सभी इसके ही मीनिंग है, पर्यायवाची है। ठीक है, सोवियत संघ जो था ना, औपचारिक नाम जो इसका था सोवियत समाजवादी गणतंत्र। ठीक है, तो इसे यूएसएसआर के नाम से जाना गया था। यूएसएसआर में अगर इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में जानोगे तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये इसका फुल फॉर्म था।
और ये यूरेशिया के बड़े भूभाग पर एक विस्तृत देश था जो कि 1922 से लेकर 1992 तक अस्तित्व में रहा। अब ये यूरेशिया क्या है, देखिए बच्चों, जो रशिया है ना, जो रूस है, उसका कुछ हिस्सा यूरोप के महाद्वीप में जुड़ता है और कुछ हिस्सा एशिया के महाद्वीप में जुड़ता है, तो इसलिए इसे यूरेशिया के नाम से जानता है, जिसके अंदर यूरोप और एशिया दोनों को कंबाइंड किया गया। तो ये इसका जो शासन पूरा रहा था 1922 से 92 तक अस्तित्व में रहा था। तो इसको जो भागदौड़ थी वो किसने संभाली थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संभाली गई थी। और सोवियत संघ में टोटल 15 छोटे छोटे गणराज्य थे और इन्हीं को मिलकर एक संघ बना था जिसका नाम हमने सोवियत संघ रहा था। और इसकी जो विचारधारा थी वो किस विचारधारा को आगे लेकर चले थे, वो थी सोशलिस्ट वाली, है ना, समाजवादी। तो इसीलिए बच्चों 1917 की रूसी क्रांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ अस्तित्व में आया। आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैंने बोला कि 15 छोटे छोटे गणराज्य, गणराज्य मतलब कि रिपब्लिक्स इसके अंदर शामिल थे। तो क्या आपको पता है कि वो 15 गणराज्य कौन थे? देखो, रूस का नाम तो सब जानते ही है क्योंकि वो सबसे मेन लीडर था, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो ये सभी वो थे जो कि 15 रिपब्लिक बनके ही यूएसएसआर बना था, यानी कि सोवियत संघ बना था। इसके अंदर कुछ मैंने हाईलाइटेड कर रखे, अजरबैजान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन और सोवियत रूस, ये सभी हैं। आप आराम से इन्हें देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैप के तरीके से देखना चाहो तो ये पूरा रशिया का मैप है और यहां पर भी ये देश दे रखे हैं और उनकी राजधानियां दे रखी है। तो ये 15 गणराज्य थे, लेकिन होता है ना कि एक मेन लीडर कौन था, तो मेन लीडर तो बच्चों रूस ही था। इसका एक कारण पता है क्या था? देखो, रूस का मैप ना ये है, देखो आप अपने खुद नजरिए से देखो, रूस देखो कितना बड़ा है, ये देखो, ये सारा का सारा रूस का हिस्सा है। तो भैया जो क्षेत्रफल में इतना ज्यादा है, और रूस क्या करता था, इन सभी अपने छोटे छोटे गणराज्यों को हेल्प भी करता था। हेल्प कैसे करता था? आप कह सकते हो कि इन्हें एकजुट रखने के लिए आर्थिक सहायता भी देता था, सैन्य सहायता भी देता था, राजनीतिक संबंध भी बेहतर बनाए रखता था। यानी कि लीडर के तौर पे काम तो भैया रूस ही आता था, क्योंकि उसके पास संसाधन ठीक ठाक थे अदर जितने भी ये छोटे छोटे गणराज्य थे उनके कंपैरिजन में। तो इसलिए आप कह सकते हो जो करता धरता था वो रूस ही था। इसलिए बच्चों जब सोवियत संघ खत्म हुआ ना, तो उसका उत्तराधिकार इतने सारे गणराज्यों में से एक ही को बनाया जिसका नाम था रूस, फिर से, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। हो सके आपको यहां तक सभी चीजें काफी टू द पॉइंट अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आगे हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली की, जहां से आपका चैप्टर की शुरुआत होती है। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से नहीं लेके आया कि सोवियत प्रणाली क्या है, जो कि आपके चैप्टर के अंदर शुरुआती पार्ट दे रखा है दो ध्रुवीयता के अंत में। तो उससे पहले मैंने आपको बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करी कि सोवियत संघ है क्या, शुरुआत कैसे हुई, किस क्रांति की वजह से हुई, ये सारी चीजें हो सके अब यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब यहां से हम शुरुआत करेंगे सोवियत सिस्टम के बारे में, यानी कि सोवियत प्रणाली के बारे में। तो देखिए बच्चों, क्या बात की गई है सोवियत प्रणाली के बारे में। तो रूस में सन 1917 में समाजवादी क्रांति और समाजवादी सोवियत गणराज्य का उदय हमें देखने को मिला, जैसा कि अभी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद यह जो क्रांति हुई थी वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, क्योंकि ये चाहती नहीं कि जो कैपिटलिज्म है ना वो आगे बढ़े, क्योंकि ये इसे एक तरीके से इनइक्वालिटी का सिंबल मानती थी कि ये लोगों के बीच में ना भेद पैदा करती है। समाजवाद के आदर्श व समता मूलक समाज की आवश्यकताओं से ये प्रेरित थी सोवियत प्रणाली। अब सवाल यहां पर आता है कि ये समता मूलक समाज का मतलब होता क्या है? तो समता मूलक समाज का मतलब होता है जहां पर बच्चों किसी व्यक्ति को अकेला ना समझे, बल्कि उसका साथ देना जरूरी है। इसके अलावा उसके साथ किसी भी प्रकार का ये जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए, और एक तरीके से समाज के अंदर समानता लाने के लिए सभी लोगों का एक साथ संघ के साथ जुड़ा होना काफी ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए समता मूलक समाज की आवश्यकता के ऊपर ये प्रेरित थी। चलो अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम देखें बच्चों कि इसमें बात की गई थी कि निजी संपत्ति का हम अंत करेंगे, हमें नहीं चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा, क्योंकि हम जितना भी कंट्रोल होगा, यानी कि जो राज्य का नियंत्रण होगा, जो स्वामित्व होगा, वो एक तरीके से राज्य के ही हाथ में हम देंगे, यानी कि निजी संपत्ति किसी एक की ना होके सभी लोगों की होगी। तो इससे समानता आएगी और भेदभाव नहीं होगा। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज तो ठीक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वही होता है ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें दो नजरिए से देखना जरूरी होता है। अभी हम वन वे में पढ़ रहे हैं इसलिए हमें सारी चीजें अच्छी लग रही है, लेकिन अंत भी बच्चों इसी का हुआ। और आज के समय आप देख लीजिएगा, निजी संपत्ति का ये अंत करने की बात कर रहे थे, तो पूरे विश्व भर में आज निजी ही संपत्ति का बोलबाला हमें देखने को मिल रहा है। खुद भारत जैसा देश भी तो जो समाजवाद पे आधारित था, अब वो धीरे धीरे किस पे, पूंजीवादी विचारधारा की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि समाज की डिमांड ही यही है ना।
सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि रूसी क्रांति जो हुई थी ना बच्चों, उसकी जो बागडोर संभालने का काम किया था वो इसी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। अब कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो, चाहे आप नॉर्थ कोरिया की बात करो, वियतनाम की बात करो, क्यूबा की बात करो, या सबसे बड़े देश चाइना जैसे देश की बात करो, जहां पे किसी भी टाइप का ऑपोजिशन हमें नहीं देखने को मिलता। तो यानी कि अर्थव्यवस्था एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करती है, किसी की जवाबदेही नहीं है, और थोड़ा तानाशाह तो रहता ही है, लोकतंत्र की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो सोवियत रूस के अंदर भी कुछ यही सिस्टम था कि ये जो राजनीतिक प्रणाली थी वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चलाई जा रही थी। इसमें किसी भी प्रकार का अन्य राजनीतिक दल या फिर ऑपोजिशन, विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। एक ही पार्टी होगी, राज्य के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण रखेगी। और अर्थव्यवस्था को मैंने आपको बताया था ना कि जब एक सिंगल पार्टी होती है ना, तो उसे अपनी ऑपोजिशन पार्टी को सफाइयां देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आज हमारे देश में तो मल्टीपोलर है, मतलब माफ करना, हमारे देश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो समय समय पे जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो आवाज उठाते रहती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इनको ना क्लैरिटी मिली होती है। तो अर्थव्यवस्था एक प्लानिंग तरीके से, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से चलाई जाती है, जिसमें राज्य का जो कंट्रोल होता है वो पूरी तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी सोवियत प्रणाली के बारे में। और इसी में अगर हम एडअप करना चाहे दूसरी दुनिया के देशों के बारे में, अब पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश, ये क्या होता है, ये अपने आप में भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप छोटे तरीके से अगर समझने की कोशिश करो तो आप एक देश का नाम देखो, उसका नाम है यूरोप। क्योंकि भैया दूसरे विश्व युद्ध का जो अखाड़ा था, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था पहले विश्व युद्ध में भी और दूसरे विश्व युद्ध में, वो यूरोप ही था बच्चों। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ ये कि दो विचारधारा को लेकर शीत युद्ध की शुरुआत होती है, यानी कि समाजवादी रहेगी पूरे विश्व भर में या फिर पूंजीवादी रहेगी। तो अंत में तो पूंजीवादी रहती है। लेकिन यूरोप को अखाड़ा इसलिए माना गया क्योंकि यूरोप को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया था बच्चों। एक था बच्चों हमारा वेस्ट वाला, क्योंकि वेस्ट इस साइड होती है और ईस्ट ये वाली साइड। ठीक है, तो ये वाला जो कंट्रोल था वो यूएसएसआर कर रहा था, और इस पे कंट्रोल जो था वो ज्यादातर किसका था, यूएसए का था। ठीक है, तो क्योंकि इन जो यूरोप के पूर्वी देश थे उनको आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई थी वो सोवियत संघ के द्वारा ही निभाई गई थी। तो इसलिए बच्चों दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे, क्योंकि मदद भी उसी ने करी थी। और जो पश्चिमी देश थे उसकी सहायता अमेरिका कर रहा था। तो यूरोप को दो गुटों में बांट दिया गया था। मैंने आपको बताया ना कि सत्ता के नए केंद्र में जब मैं आपको यूरोपीय संघ के बारे में बताऊंगा तो उसमें मार्शल योजना का जिक्र आएगा कि अमेरिका किस तरीके से यूरोप के पश्चिमी देशों की सहायता कर रहा है ताकि वो उसके गुट में आ जाए, नाटो जैसा जो गुट बना था ना उसके गुट के अंदर आ जाए और वो अपना शक्ति प्रदर्शन और कर सके और ये जो सोवियत संघ है उसे और नीचा कर सके। लेकिन सोवियत संघ भी कम थोड़ी था, तो सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप का अपने हिस्से में रख लिया। ठीक है, तो ये दूसरी दुनिया के देश के बारे में बात की जा रही है। सोवियत संघ ने क्या किया था, इन पूर्वी यूरोप के देशों को फांसीवाद की ताकतों से मुक्त करवाया था। अभी फांसीवाद के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, मुसोलिनी का नाम आपको याद होगा। इन सभी देशों की जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी ना वो सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाल दी गई थी। यानी कि जैसी व्यवस्था सोवियत संघ में चल रही थी वैसी ही व्यवस्था इन देशों में भी चलने लगी, क्योंकि भैया प्रभावित तो होते ही है। तो ये सारी चीज थी। तो इसीलिए बच्चों यही समाजवादी खेमे के देश अर्थात इन्हीं को ही दूसरी दुनिया के देश कहा गया था। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दूसरी दुनिया के देश कौन थे। वो देश जो कि पूर्वी यूरोप से संबंधित थे और उनकी जो राजनीतिक आर्थिक जो व्यवस्था थी डगमगा रही थी, और उनको सहायता देने के लिए जब सोवियत संघ जैसे देश सामने आया तो इन सभी को ही समाजवादी खेमे का देश या फिर दूसरी दुनिया के देश कहा गया था। मैंने आपको एक वर्ड बताया था फांसीवाद, तो इसका छोटा सा मीनिंग आप जान लीजिएगा। तो फांसीवाद इटली में बेनितो मुसोलिनी द्वारा संगठित एक राजनीतिक आंदोलन था और ये जो कि 1919 में स्टार्ट हुआ था। तो आप कह सकते हो ये आंदोलन वही है जैसा कि अभी रूसी क्रांति में था, समाजवाद या फिर साम्यवाद के विरुद्ध ना होकर बल्कि उदारवाद। उदारवाद को आप एक तरीके से कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के आधार पर भी समझ सकते हो, उसी के विरोध में चलाया गया था। तो एक छोटा सा चीज है, इसलिए फांसीवाद के बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, सोवियत संघ और द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें क्या बात की जा रही है। देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा, जैसा कि मैंने इतनी देर से आपको बता ही रहा हूं। अमेरिका के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विश्व देशों की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक थी। बस फर्क सिर्फ इतना यह था कि उसकी जो अर्थव्यवस्था थी ना
अमेरिका से बेशक नीचे क्यों ना हो, लेकिन पूरे विश्व में सभी देशों से आगे जरूर थी। तभी तो दो ध्रुवीय हम विश्व के बारे में बात कर रहे हैं। पहले पे वो हो गया एक ध्रुवीय अमेरिका, दो ध्रुवीय ये हो गया सोवियत संघ। ठीक है दोस्तों की यहां तक तो आपको टू द पॉइंट समझ आ रहा होगा। अब इसकी खास बात क्या थी बच्चों कि देखिए इस देश के अंदर संचार प्रणाली काफी अच्छी थी और साथ ही विशाल ऊर्जा के संसाधन थे। खनिज तेल जो आज के समय भी इनके पास है, लोहा इस्पात हो, मशीनरी हो, इन सब की एक तरीके से जो सुविधाएं थी ना जो अच्छी मात्रा में अवेलेबल थी। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाकों में भी आने जाने की बेहतर और विशाल प्रणाली थी, क्योंकि अगर आप मैप देखोगे वर्ल्ड मैप का, सोवियत संघ इतना बड़ा है कि अगर आप थोड़ा बहुत इसे एक्सप्लोर करोगे ना तो इसने अपने हिस्से तो कुछ बांटे भी है, तब भी ये इतना बड़ा देश है, फिर भी इसे कॉन्टिनेंट का दर्जा नहीं है। ये सोचने वाली बात बड़ी है ना। तो सोवियत संघ के दूर दराज के इलाकों में भी कनेक्टिविटी बनाए रखना जरूरी है ना, वरना तो जो छोटे छोटे अलग अलग जो राज्य वो अपनी अलग डिमांड ना करने लग जाए, दूसरा देश ना बनने लग जाए। ठीक है, तो इसलिए इनका आवागमन ठीक था, प्रणाली अच्छे तरीके से काम कर रही थी। घरेलू उपभोक्ता जो उद्योग थे वो काफी उन्नत थे। पिन से लेकर जहाज तक, छोटे से लेकर बड़ी चीजों का उत्पादन सोवियत संघ द्वारा किया जाता था। तो ये इतनी अच्छी चीज थी कि आप कह सकते हो कि यार ये तो प्रोग्रेस तरीके से काम कर रही है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और साथ ही क्वालिटी की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रियों की कंपैरिजन में कम थी लेकिन ठीक ठाक थी। तो ये सोवियत संघ की थी। और इसके अलावा सरकार के द्वारा नागरिकों को न्यूनतम जीवन सुविधाएं भी दी जाती थी, जैसे बुनियादी तौर पे अगर बात करें स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या फिर बच्चों की देखभाल हो, या फिर लोक कल्याण हो, या फिर बेरोजगारी से मुक्ति हो, ये सभी चीजें नागरिकों के फेवर में की जाती थी। और मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। मिल्कियत मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, यानी भूमि के टुकड़े के ऊपर किसी एक व्यक्ति का नौकर बल्कि पूरे राज्य का अधिकार होगा, यानी कि जो शासन में बैठे उनका अधिकार होगा, ताकि किसी भी व्यक्ति के पास अगर लैंड होगा तो फिर वही व्यवस्था हो जाएगी कि भेदभाव होगा, किसी के पास ज्यादा तो किसी के पास कम। तो इसलिए सब में समानता बनाए रखने के लिए जो मिल्कियत है यानी भूमि का जो लैंड है, जो टुकड़ा है, उसके ऊपर हक जो होगा वो राज्य का स्वामित्व ही चलाएगा। इसके अलावा भूमि और उत्पादकों पर राज्य का स्वामित्व रहा। ये सारी चीजें बच्चों हमें सोवियत संघ के अंदर देखने को मिली, जो कि शुरुआत में बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन वही है ना कि कब तक एक व्यवस्था ठीक तरीके से काम करते रहेगी, क्योंकि आप एक ऐसे युद्ध के अंदर शामिल हो जिसमें आपको अपना शक्ति प्रदर्शन समय समय पे करना जरूरी है। कोल्ड वार की संज्ञा भी तो यही है कि अपना वर्चस्व नहीं दिखाओगे तो आप हार जाओगे। तो सोवियत संघ इसी जद्दोजहद में लगा रहा, लेकिन एक ऐसी दौर उसको देखने को मिली जिसकी वजह से उसका अंत हो गया, और इस चैप्टर का नाम दो ध्रुवीयता का अंत पड़ गया। जैसे देखिए सोवियत संघ के आप दोष समझ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो क्या था कि जब क्या होता है कि तानाशाह को हम बुरा क्यों मानते हैं? तानाशाह मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी को पूरे विश्व में आप देखोगे ना तो ज्यादातर आपको लोकतांत्रिक देश ज्यादा देखने को मिलेंगे। श्रीलंका जैसा देश ले लीजिएगा, भारत तो है ही शुरुआत से लोकतांत्रिक देश, लेकिन चाइना जैसे देश क्यों ये तानाशाह को अपनाते हैं? देखिए इसमें आर्थिक वृद्धि हमें बेशक जरूर देखने को मिलती है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जवाबदेही नहीं होती। लोगों के पास जो लोकतांत्रिक देशों में अधिकार होते हैं ना, आम से आम नागरिकों में, वो इन देशों में नहीं हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं यानी कि जो नौकरशाह होते हैं, हमारे देश में IAS IPS जो होते हैं, जो भी कानून जो बनते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम नौकरशाह करते हैं, तो इनके ऊपर कंट्रोल किसका है? इनके ऊपर कंट्रोल है सरकार का, कि भाई सरकार जैसा कहेगी वैसे ही आपको करना पड़ेगा, अपनी कोई दखल अंदाजी मत करना। तो नियंत्रण में है, नौकरशाह नाम की है। इसलिए उत्तरदायित्व की कमी, लोगों के पास स्वतंत्र सोच नहीं है। सोवियत संघ में लोगों के पास स्वतंत्र सोच नहीं है, जबकि लोकतांत्रिक देशों में ऐसा होता है, यानी कि अमेरिका जैसे देशों में ऐसा होता है। इसके अलावा रूस का हर क्षेत्र में प्रभुत्व, कहने को तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना है, लेकिन वही है ना कि वो नाम की है। काम सारा किसके द्वारा हो रहा है? सोवियत के द्वारा, मतलब रूस के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसके ढांचे में पिछड़ापन ज्यादा है, क्योंकि वो पूंजीवादी व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए टेक्नोलॉजी को वो लाना ही नहीं चाहता, तो इसलिए वो इसके वजह से पीछे रह गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी है नहीं, क्योंकि भैया जब कम्युनिस्ट जैसा शासन होता है, तानाशाह जैसा शासन होता है, तो वो तो लोकतंत्र के विरुद्ध होते हैं, और जब लोकतंत्र नहीं है तो अभिव्यक्ति की आजादी ही किस बात की? अखबार भी छपेगा तो या तो सरकार की तारीफ करेगा, कमी नहीं गिनाएगा, और सरकार से कोई सवाल भी नहीं पूछेगा कि आपने गलत किया तो क्यों किया, क्योंकि सरकार के पास तो पूरा शासन है ना।
जनता की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा ना होना, इसलिए वो चुटकुलों के माध्यम से या फिर कार्टूनों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करेंगे। डायरेक्ट तरीके से नहीं पूछ सकते सवाल, अगर पूछ लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत उन्हें हो सकती है ना। और साथ ही बच्चों, सोवियत संघ के अंत के कारण में आप ये भी काउंट कर सकते हो कि 1989 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर देता है, अपनी सेना को वहां भेज देता है और इतना सारा पैसा तो खर्च करना पड़ता है, जिस वजह से सोवियत संघ के अंदर बहुत सारे खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न होने लग जाते हैं और अर्थव्यवस्था चरमराने शुरू हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इनके दोष के अंदर शामिल शुरू हो जाता है। तो अब यहीं से शुरुआत हो जाती है 1980 के दशक में कि सोवियत संघ अब हारने वाला है, क्योंकि भैया कब तक इंसान सहेगा कि भैया आप वन वे ट्रैफिक ही फॉलो करते जा रहे हो, कोई दूसरी साइड भी तो देख लो। तो ऐसा सोवियत संघ नहीं कर रहा था। अब बात रही इन महाशय की, जिन्होंने अच्छा तो किया लेकिन उनको इनकी वाहवाही बिल्कुल नहीं मिली। कहने का मतलब समझिएगा, सोवियत संघ का अंत का जो कारण माना गया, सारा का सारा ब्लेम इनके ऊपर थोप दिया गया, जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। जो अच्छा काम किया ना इन्होंने किया था ना, उसको भी लेकर लोगों की जो एक तरीके से जो उम्मीदें थी ना, वो बोल रहे थे कि ये हमारी उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरे, बल्कि वो ठीक तो कह रहे लेकिन उतना ठीक नहीं कह रहे। देखो समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले इनका इंट्रोडक्शन देखिएगा। 1931 में जन्म होता है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति होते हैं। याद रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन है। बच्चे बोरिस येल्त्सिन लिख के आए थे, बट वो गलत है। वो तो रूस के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, जबकि सोवियत संघ के बाद जब सोवियत संघ का अंत होता है वो तो बिखर जाता है। तो जब तक वो यूनाइटेड रहता है तब तक तो राष्ट्रपति अंतिम यही थे, 1980 के दशक में बनाए गए थे। ठीक है। इसके अलावा जो भी पूरे विश्व भर में हथियार की होड़ चल रही थी कि भैया लाओ हथियार लाओ, ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, शक्ति प्रदर्शन करो, इसका अंत भी इन्होंने ही किया था कि भैया हम एक तरीके से स्टॉप करना चाहते हैं। और साथ ही जो पूर्वी यूरोप के ऊपर कंट्रोल था और अफगानिस्तान में जो अपनी जो सेना भेज रखी थी उसको भी रिटर्न इन्होंने ही करवाया। इसके अलावा जो जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी, उसका भी अंत इन्होंने करा, मतलब उसका एकीकरण कर डाला। इसके अलावा सोवियत संघ के जो विघटन थे उसके जिम्मेवार यही मान लिए गए। इन्होंने जो सुधार किए थे वो आपको जानना जरूरी है कि इन्होंने स्टार्टिंग कैसे करी थी। देखिए 1980 के दशक के मध्य सोवियत संघ के महासचिव का पद इन्होंने संभाला। इन्होंने आर्थिक सुधार करे और इसके अलावा इन्होंने राजनीतिक सुधार करे। रशियन वर्ड्स थे, थोड़ा बहुत आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आर्थिक सुधार के लिए आप ग्लासनोस्ट को यूज कर सकते हो, जिसका मतलब होता है खुलेपन की नीति को अपनाना। अब एक अर्थव्यवस्था के अंदर जब खुलेपन की नीति को अपनाया जाता है तो वो अर्थव्यवस्था बच्चों कम्युनिस्ट तो नहीं रहती, वो बन जाती है लोकतांत्रिक, यानी कि पूंजीवादी की ओर बढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया। जबकि इनकी विचारधारा तो समाजवाद को लेकर थी। और राजनीतिक सुधार, इतना सारा करप्शन है, क्योंकि जब बात आती है ना एक शासन की, तो उत्तरदायित्व के लिए कोई दूसरा शासन होता ही नहीं, मतलब दूसरी पार्टी होती नहीं है। तो इसलिए राजनीतिक सुधार करना भी जरूरी है, क्योंकि करप्शन तो बहुत ज्यादा फैल रहा था, अपने लोग करते जा रहे थे। तो इसलिए इन्होंने पेरोस्ट्राइका, जिसे पुनर्रचना के नाम से जाना था, ये सुधार इन्होंने करे थे, जिसकी वजह से ऐसा कहा गया था, वहां के लोग बोले थे कि आपने शुरुआत तो करी है, इतनी तेजी से नहीं करिए। और जो दूसरे इनके विरोध में थे उन्होंने तो वैसे भी विरोध किया कि ये गलत तरीके की ओर जाते जा रहे हैं, इन्होंने ही सोवियत संघ का अंत की ओर लेके जा रहे हैं, ये उनके साथ मिल हुए वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे इनके ऊपर जो ब्लेम गेम थी वो शुरू हुई थी। इसके अलावा पश्चिमी देशों के साथ संबंध को इन्होंने ही सामान्य बनवाया था और सोवियत संघ को जो एक कम्युनिस्ट था उसे लोकतांत्रिक रूप देने की कोशिश भी करी थी। और साथ ही जो शुरुआत में सोवियत संघ के पास सूचना प्रौद्योगिकी नहीं थी, उसमें भी इन्होंने ये चीजें लाना शुरू करी, मतलब परिवर्तन, चेंजेस लाना शुरू किया। तो आप कह सकते हो कि इस सब चीजों को देखते जो 70 सालों से कायम सोवियत संघ के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने आप कह सकते हो कि गोर्बाचेव का बड़ी मात्रा में विरोध भी किया था। लेकिन आप वही है ना कि अब क्या ही करना। 1989 में वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हो गए। यानी कि आप कह सकते हो कि जो वहां के नागरिक थे ना, उनको पहले इस भ्रम में रखा गया था कि भैया आपके लिए जो तानाशाह वाला जो शासन है, ये जो बंद अर्थव्यवस्था हमने कर रखी है, वही आपके लिए अच्छी है। लोगों की आंखें तब खुली जब उन्हें पता चला कि यार ये व्यवस्था ठीक नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था ठीक है, क्योंकि वहां अभिव्यक्ति की आजादी है, लोगों के पास अधिकार है और सारे तरीके से निष्पक्ष तरीके से काम किए जाते हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। तो अब उन्हें तो टेस्ट चख लिया, तो इसलिए भैया अब वो इस झांके में नहीं आने चाहते कि वो दोबारा से तानाशाह जैसा शासन चाहते हैं। तो इसलिए बच्चों 9 नवंबर 1989 में बर्लिन
की दीवार को गिरा देना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है, सिंबल ऑफ कोल्ड वार। उसे हम बर्लिन वॉल के नाम से जानते हैं, जो कि जर्मनी में है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, उसकी कैपिटल है। तो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी जब बांट दिया गया था तो जर्मनी का एकीकरण हो गया और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत हो गई। जितने भी ये गणराज्य थे ना 15 तीतर भीतर होते गए भैया, हर किसी को आजाद होना था। और यूरोप तो वैसे ही थोड़ा वेस्टर्न के तौर पे जाना जाता है, तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे जिनके ऊपर कंट्रोल था सोवियत संघ का, वो अपने आप को और आजाद कराने की ओर बढ़ते चले गए कि भैया नहीं, हम तो लोकतांत्रिक ही है, हमें लोकतांत्रिक ही बनना चाहिए। तो इसलिए वो आगे की ओर चल गए, यानी वो साम्यवादी खेमे से छुटकारा चाहते थे। तो ये सारी चीजें हुई थी और रही कई असर जो थे बोरिस येल्त्सिन ने पूरी कर दी। तो बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 गणराज्यों ने समाप्ति की घोषणा कर दी। ये वही 3 गणराज्य है जिन्होंने सोवियत संघ की शुरुआत करी थी, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। अभी हाल फिलहाल में रूस और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, अभी तक उसकी समाप्ति नहीं हुई है। तो ये तीनों ही थे जिन्होंने सोवियत संघ की समाप्ति करी थी। और साथ ही बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी जो 70 सालों तक सोवियत संघ में कायम थी, प्रतिबंधित एवं सोवियत गणराज्यों द्वारा पश्चिमी एवं लोकतंत्र को आधार बना लिया गया था। तो ये सारी चीजें बच्चों हमें देखने को मिली थी मिखाइल गोर्बाचोव के सुधारों में। और उनके बाद जो हश्र हमें देखने को मिला सोवियत संघ का एंड कुछ इस प्रकार से हुआ। और इसी तरह बच्चों CIS बना, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर में भी मतलब आने वाले टॉपिक में बात करेंगे। CIS का मतलब जान लीजिएगा स्वतंत्र राष्ट्र को राष्ट्रकुल। इसमें 15 नए देशों का उदय हमें देखने को मिला। ये मैं आपको आगे अलग से भी कराऊंगा क्योंकि आपका न्यूली एडिट टॉपिक भी है, तो इसलिए आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जब अंत हो गया तो उसके बाद रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकार बना दिया गया, यानी कि सक्सेसर जवाबदेह के तौर पे। अब 15 गणराज्य कौन बनेगा, तो वो रूस ही बना। तो इससे फायदा ये हुआ रूस को कि भैया जो यूएनओ है, यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर इसे परमानेंट जो मेंबर था वो बना दिया गया। पहले सोवियत संघ था, लेकिन उसके बाद सोवियत संघ तो रहा नहीं, तो रूस को एक तरीके से आप कह सकते हो कि गिफ्ट में मिल गई, है ना। रूस को सुरक्षा परिषद में विरासत के दम पर सीट प्राप्त हुई। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में जानने को मिला। होस्टो की सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि सोवियत संघ क्या था, शुरुआत कैसे हुई थी, अंत अभी हुआ नहीं है। अंत हो चुका है लेकिन हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो ऐसे और भी टॉपिक्स है बच्चों जो कि रह गए हैं, जैसे शॉक थेरेपी रह गई है, भारत का क्या रोल रहा ये रह गया। ये सारी चीजें भी तो आपको जानना जरूरी है। तो उसके लिए आपको सेकंड पार्ट का वेट करना होगा, क्योंकि ये जो लेसन है वो अपने आप में काफी बड़े बड़े लेसन है। और ऊपर से बच्चों कुछ न्यू टॉपिक भी ऐड किए गए हैं, चाहे वो ब्रिक्स के बारे में हो, हालांकि वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा, चाहे वो अरब स्प्रिंग हो या फिर आपका लोकतांत्रिक जनतांत्रिक हो या फिर CIS के बारे में क्यों ना पढ़ना हो, वो आपको इसी लेसन में जानने को मिलेगा। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। स्टिल आपको आज की इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो आपके लिए सैल्यूट जरूर बनता है, नॉन स्टॉप अगर आपने देखी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। और साथ ही बच्चों क्विक क्रैफ्ट क्लासेस की ऐप को सभी बच्चे जल्दी जाके अभी डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और iOS से, वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी। बस सिंपली क्विक क्रैफ्ट क्लासेस सर्च कर देना है। और बात रही अपनी प्रिपरेशन के लिए नोट्स की आवश्यकता होती है, तो आपके लिए वहां पर नोट्स अवेलेबल है, यहां पर आप देख सकते हो। ये स्पेशली बच्चों फ्रेश कंटेंट के साथ बनाए गए हैं, प्रीवियस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 2023 का बोर्ड एग्जाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आपको वहां पे सभी फुल चैप्टर देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चैप्टर वाइज होगी, कार्टून मैप सब इन अवेलेबल है, MCQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और CBSE सैंपल पेपर है। ये सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आप जरूर वहां जाके देख लेना। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलेगा, जहां पे 4500 से ज्यादा मेंबर्स है। कुछ ऐसी अपडेट होती है जो छोटी मोटी होती है, लेकिन उसे वीडियो के थ्रू ना बता के टेक्स्ट के थ्रू बताना पड़ता है। तो वो कम्युनिटी है यूट्यूब की, बट टेलीग्राम में भी आपको लिंक मिल जाते हैं उन चीजों के, ठीक है। मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। तब तक के लिए सब बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते